extremely sorry जो भी कुछ हुआ है. I will continue my speech with you. कि as a formal teaching and that the ulterior significance of every mode of human association lies in the contribution which it makes to the improvement of the quality of experience is fact the most easily recognized dealing with the immature. As formal teaching and training grows in extent, there is a danger of creating an undesirable split between the experience gained in more direct association and what is acquired in school. This danger was never greater than the present time on account of the rapid growth in the last few centuries of knowledge and technical modes of the skill. इसका मीनिंग मतलब साथियों, जबकि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था और प्रभाव में शिक्षा यह प्रद है, सबसे पहले शिक्षाप्रद प्रभाव छोटे के साथ बड़े के संबंध में एसोसिएशन के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है. औपचारिक या जानबूझकर शिक्षण और सीखने की आवश्यकता बढ़ जाती है. जैसे जैसे औपचारिक शिक्षण और प्रशिक्षण बढ़ता है, वैसे वैसे अधिक प्रत्यक्ष संघों में प्राप्त अनुभव और स्कूल में हासिल किए गए अनुभवों के बीच अवांछनीय विभाजन पैदा होने का भी खतरा होता है. लेकिन ज्ञान के पिछले कुछ शताब्दियों में जो तेजी से विकास और कौशल की तकनीक के कारण यह खतरा वर्तमान समय से अधिक नहीं. मतलब कई बार ऐसा होता है कि अनुभव के तौर पर घर में जो सिखाया जाता है और स्कूल में जो सिखाया जाता है उसमें एक अंतर भी आ जाता है. और यह जो अंतर है उसके बारे में प्रोफेसर जॉन डिवेजी ने कहा है कि ये किस हद तक और कैसे रहा है. यानी अनुभव की जो पाठशाला है, समृद्ध अनुभव की जो पाठशाला है, वो स्कूल के जो पढ़ाया जाता है उससे कई गुना वो ज्यादा है, उससे कई गुना ज्यादा है. वो कहते हैं कि किसी भी सजीव को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए जीवन चक्र में खाद्य और संतति जितनी जरूरी है, इसी तरह शिक्षा, एजुकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रांसफर होनी चाहिए. और यह शिक्षा समाज का उपयोग समाज हित में होना चाहिए. सहकारियों, प्रोफेसर जॉन डिवेजी ने डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, ये जो किताब है 1916 में लिखी है, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो भाषण है, आप जानते हैं, उन्होंने लिखित स्वरूप में बनाया, वो 1936 में प्रकाशित हुआ. यानी लगभग 20 साल का अंतर इन दोनों किताबों में. लेकिन बौद्धिक तौर पर ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अगर हम इन दोनों किताबों को देखते हैं तो आपको कई ऐसे बातें मिलेगी बाबा साहब के उस किताब में जो प्रोफेसर जॉन डिवेजी के अपने किताब में लिखी है या जो संदर्भ दिए हैं. सबसे और एक खास बात इसमें है कि जॉन डिवेजी ने जो किताब 1916 में लिखी है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, उसके 26 चैप्टर है, यानी 26 प्रकरण है, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के भी 26 प्रकरण है. देखिए, समानता का ये भी एक भाग है सामान्य तौर से समझने के लिए. यही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो भाषण है या उनका जो राइटिंग्स है, उसमें कई बार, अनेक बार जॉन डिवेजी ने
के किताबों में जो बातें आई है वो बातें आई है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको हमें जो कहा है कि शिक्षा है वाघिन का दूध है, यानी शिक्षा को वाघिन के दूध की बाबा साहब ने जो उपमा दी है, ये किस लेवल तक जाके हम उसको समझते हैं कि जॉन डिवेजी से उनका जो लगाव था, यानी जॉन डिवेजी ने शिक्षा के बारे में जो समझा था, वो प्रभाव होने का ही वो नतीजा है कि बाबा साहब शिक्षा को वाघिनी का दूध कहते हैं। सहकारियों, शिक्षा सामाजिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा सोच विचार करने वाली होनी चाहिए, शिक्षा विचार कौशल निर्माण करने वाली होनी चाहिए, और ऐसे ही शिक्षा की आज जरूरत है। जिस तरह से डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के पहले चैप्टर में एजुकेशन एज ए नेसेसिटी इन लाइफ पर हमने चर्चा की, इसी तरह इसी प्रकरण का, इसी बुक का एक और चैप्टर है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक कंसेप्शन इन एजुकेशन, चैप्टर नंबर 7। उसकी समरी पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पूरे किताब में तो इतने नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए चैप्टर 7 जो डेमोक्रेटिक कंसेप्शन इन एजुकेशन, सुनने में भी ताज्जुब लगेगा। एजुकेशन में डेमोक्रेटिक कंसेप्शन मीन्स व्हाट? सहकारियों, कहीं कितनी बड़ी, मतलब ये जो सारी बातें हैं ना, ये इतनी साधारण नहीं है। एक इतने बड़े शिक्षाविद जब ये सारी बातें लिखता है, उसके पीछे का मतलब जानना समझना बहुत बड़ी बात है। क्या लिखते हैं डेमोक्रेटिक कंसेप्शन एजुकेशन के समरी में जॉन डीवे? सिंस एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस and there are many kinds of society, there are many kind of societies, a criterion for a educational criticism and construction implies a particular social idea, means शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या कहते हैं वो? शिक्षा व्यक्तिगत में एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में अनेक प्रकार के ऐसे घटक है, अनेक प्रकार के घटक है। शैक्षणिक आलोचना निर्माण करने के लिए एक मानदंड, एक विशेष सामाजिक आदर्श का अर्थ है। द 2 points selected by which to measure the worth of a form of social life are the extent in which the interests of a group are shared by all its members and the fullness and freedom with which it इंटरेक्ट विथ अदर ग्रुप। मतलब सामाजिक जीवन के एक रूप के मूल्य को मापने के लिए जिन 2 बिंदुओं को चुना गया है, वो वह है जिसमें एक ऐसा समूह है कि वो अपने हितों को उसके सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है, और पूर्णता स्वतंत्रता के साथ वह अन्य समूहों के साथ बातचीत करता है। क्या है? एक समूह ऐसा है, सामाजिक जीवन के एक रूप के मूल्यों को मापने के लिए जिन 2 बिंदुओं को चुना गया है, वो वह है जिसमें एक समूह के हितों को उसके सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है, और पूर्णता स्वतंत्रता के साथ वह अन्य समूहों के साथ बातचीत करता है। यानी वो इतना फ्री माइंडेडली अपने आप में बात करता है, वो अपने अंदर इतनी अच्छी तरह से बातें रखता है, लेकिन दूसरे तरफ एक ऐसी सोसाइटी है, एन अनडिजायरेबल सोसाइटी, एन अनडिजायरेबल सोसाइटी, इन अदर वर्ड्स is one which internally and externally set up barriers to free intercourse and communication of experience. एक ऐसी अवांछनीय समाज है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जो आंतरिक और बाह्य रूप से संवाद और अनुभव के संचार के लिए बाधाओं को स्थापित करके, मीन्स उस सोसाइटी में इंटरनल और एक्सटर्नल कोई संचार नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अनुभवों की लेन देन नहीं हो रही है। द मीनिंग ऑफ दिस, जैसे हम आज इंटेलेक्चुअल क्लास का नेशनल
कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल का क्लास का निर्माण कर रहे हैं। उसी में यह सब बातें आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वो जो समाज, उसके अंदर जो अवरोध खड़ा किया है, जिसे हम कह सकते हैं ये बहुजन समाज, हमारे अपने भाषा में किस ढंग का हमने अवरोध खड़ा किया है। हमारे एक दूसरे के अंदर वो कम्युनिकेशन नहीं है, हमारे एक दूसरे के अंदर वो अनुभवों की लेन देन नहीं है, और उसका नतीजा क्या है आप हम सब जानते हैं। और वो उसी का नतीजा ये 1916 में जॉन डीवे अपने किताब में लिखते हैं। आगे क्या लिखते हैं, कैसी सोसाइटी चाहिए, तो फिर सोसाइटी विच मेक्स अ प्रोविजन फॉर पार्टिसिपेशन इन इट्स गुड ऑफ ऑल इट्स मेंबर एंड equal terms, and we secure flexible readjustment of this institution through interaction of the different forms of associated life is in so far democratic. एक ऐसा समाज होना चाहिए जो अपने सभी सदस्यों को, जो अपने सभी सदस्यों की समान शर्तों पर अपनी भलाई में भागीदारी का प्रावधान करता हो, और जो संबंध जीवन के विभिन्न रूपों की बातचीत के माध्यम से अपने समस्या को लचीलेपन से पुनर्वितरण और सुरक्षित करता है। यानी अपने आप में एक सोशल एंडोस्मोसिस के जरिए, अपने आप में विचारों का आदान प्रदान करने के जरिए समाज, कॉमन पार्टिसिपेशन, कॉमन इंटरेस्ट के साथ हम ये बातें करते हैं। आगे और इसमें मैं डिटेल बताऊंगा, पहले पूरा कर लेता हूँ। Such a society must have a type of education which gives individual a person interest in a social relationship and control, and the habit of mind which secure a social changes without introducing disorder. What is a without introducing disorder? इस तरह के समाज में एक प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए जो व्यक्तियों को सामाजिक रिश्तों, सामाजिक से सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक रिश्ते और नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि देती है, यानी उसका पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ाती हो, और मन की आदतें, जो हैबिट्स है हमारी, मन की आदतें, उसके जो विकास को पेश किए बिना सामाजिक परिवर्तन को सुरक्षित करती है, यानी सोशल सिक्योरिटी देती हो, सहकारी हो। द डेमोक्रेटिक कंसेप्शन इन एजुकेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, इसका मैं उदाहरण भी देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा के अनुभवों के आधार पर अकेले यहाँ की मनुवादियों की जितनी ताकत थी उन पर भारी पड़ गए। क्यों भारी पड़ गए, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन था, इसका जो महत्व था ये बाबा साहब जानते थे, और इसी आधार पर उन्होंने इन मनुवादियों को परास्त किया। क्या है, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस एजुकेशन सोशल प्रोसेस, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस एजुकेशन सोशल प्रोसेस, आवर एक्सपीरियंस टर्न्स टुवर्ड अ सोशल कंट्रोल एंड सोशल एंडोस्मोसिस इज नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जब हम सामाजिक पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कॉमन एक्सपीरियंस, is based on common experience. Reconstruction of personal experience changes to reconstruction of social experience, and that social experience it turns to reconstruction of the society. देखिए सोसाइटी का निर्माण कैसे होता है, बेस्ड ऑन, और ये किसके ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन कॉमन शेयरिंग, कॉमन पार्टिसिपेशन, कॉमन इंटरेस्ट, एमेंसिफिकेशन, communication, conjoined experience, and interaction between the community, within the community. यानी कितनी बड़ी बात है सोशल एंडोस्मोसिस के जरिए अनुभव के तौर पर सहकारी हो। और आगे जाकर अनेक उनके जो कोट हैं, उसी में से कुछ कोट वो लिखते हैं कि एजुकेशन एज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं, सोशल डेमोक्रेसी क्या है,
सोशल डेमोक्रेसी इज नथिंग बट, ये केवल ये नहीं है, एक जीवन का व्यवहार में लाने वाली बात है कि जिसका अनुभव समाज का हर वर्ग ले। सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकशाही जिसे हम कहते हैं, उसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी में बदले। कब की सोशल डेमोक्रेसी? अशोका के काल में थी। इसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षा का महत्व। और क्या कहते हो? टू एनलार्ज योर माइंड, टू एनलार्ज योर माइंड, योर विजन, अपनी दृष्टि, योर कैपेसिटी टू थिंक। हम इंटेलेक्चुअल क्लास की बातें करते हैं, उसी में इन बातों पर जोर क्यों देते हैं? योर कैपेसिटी टू थिंक, यानी सोच विचार करने की क्षमता, योर एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम, योर एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और उसके लिए क्यों, क्या, किस टाइप की शिक्षा और जरूरी है? Hence the need of scientifically, technically, numerically and literate population is the need of। आज की दुनिया की क्या नीड है? किस तरह का शिक्षा मिलनी चाहिए? वो कहते हैं कि साइंटिफिक दृष्टिकोण होना चाहिए, टेक्निकली, न्यूमेरिकली और लिटरेट पॉपुलेशन। सहकारियों, आज हमारे अपने देश में जो विषमता है, सहकारियों, आज हमारे देश में जो विषमता है, उसका मुख्य कारण है लैकिंग ऑफ द सोशल इफिशिएंसी। इसी सोशल इफिशिएंसी के ऊपर कम करने के लिए एजुकेशन के जरिए, जॉन डीवे कहते हैं, ड्यू टू द लैकिंग ऑफ सोशल इफिशिएंसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कम्युनिटी। वी एज एन इंडिविजुअल, वी आर एज एन इंडिविजुअल आर वीक टू इम्प्रूव our community because of its blocked orientation or enclosedness of community. As well as individuals, it needs a tremendous force to improve its individuals as well as community as a whole. मतलब बाबा साहब ने ये लैक ऑफ इफिशिएंसी की बात एनिलेशन ऑफ कास्ट में कही है, एनिलेशन ऑफ कास्ट में कही है आज। लेकिन इस सोशल इफिशिएंसी को प्रोफेसर जॉन डीवे जी ने डिफाइन किया है। हाउ ही डिफाइन? देखिए, वेरी सिंपल बातों में उन्होंने डिफाइन किया है। सोशल इफिशिएंसी इज नथिंग बट अ हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर ऑफ पर्सनैलिटी। हाउ ही डिफाइंस दैट? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर ऑफ पर्सनैलिटी मीन्स मानवीय प्रतिभा का, मानवीय व्यक्तित्व के सभी शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास। It means that the democratic centurion requires us to develop capacity to the point of competency to choose and make its owner. It must be born in mind. और ये कहाँ होनी चाहिए? born in mind. That ultimate social efficiency means neither more less than the capacity to share in a give and take experience. See, what is it? It must be born in mind that ultimate social efficiency means neither more nor less than the capacity to share in a give and take experience. It covers all that makes one's own experience more worth while to others, and all that enable some to participate more richly and worthwhile, more richly and worthwhile experience of others. इतनी बड़ी बात कहते हैं वो एक्सपीरियंस की। In the broadest sense, social efficiency is nothing less than socialization of mind. What? See, say again. In the broadest sense, social efficiency is nothing less than socialization of mind, which is actively concerned in making experience more communicable, in breaking down the barriers of social stratification, which makes individuals impressive to the interest of others, to the और आगे क्या करें? To the interest, खुद का तो चाहिए लेकिन दूसरे के इंटरेस्ट के लिए। सहकारी हो, आप सभी जानते हैं, Ambedkarism is an action ideology and the process to lead towards the successful democracy which will be based on the social democracy. वही बात आ गई।
सहकारियों, यहाँ इन दो चैप्टर के बारे में बात करने के बाद प्रोफेसर जॉन डीवे जी के ऊपर बाबा साहब का के साथ कैसे रिश्ते थे और कैसा प्रभाव था, इसके बारे में भी हम कुछ बातें जाने। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि एनिलेशन ऑफ कास्ट और सोशल डेमोक्रेसी इन एजुकेशन की बुक के बारे में, लेकिन बाबा साहब का वो जो भाषण है एनिलेशन ऑफ कास्ट, जब हम देखेंगे कि एनिलेशन ऑफ कास्ट का जो 25वां चैप्टर है, 25th का चैप्टर, उस चैप्टर में बाबा साहब ने जब जब कुछ लिखा है, आपने देखा होगा, ऐसा कहीं नहीं बहुत, लेकिन इस चैप्टर में बाबा साहब ने प्रोफेसर जॉन डी के बारे में 2 बार लिखा है और उदाहरण देके लिखा है। चैप्टर मैं वहां आपको पढ़ के बताता हूँ। Secondly, the Hindus must consider whether they should conserve the whole of their social heritage or secret what is helpful and transmit to future generation. Only that much no more. Professor John Dewey, who was my teacher and to whom I owe so much, has said every society gets an encumbered with what is the travel with dead wood from the past and with what is a positively preserved. As a society becomes more enlightened, it realizes that it is responsible not to conserve and transmit the whole of its existing achievements, but only such as makes for a better future of society. मतलब हिंदुओं ने अपनी सामाजिक जो विरासत संपूर्ण है वो जतन करना है, या जो उपयुक्त है वही विरासत अपने भावी पीढ़ी तक सौंपनी है। इस पर विचार करना जरूरी है। और ये मेरे शिक्षक प्रोफेसर जॉन डीवे जी का मैं ऋणी हूँ। उन्होंने कहा है, क्या कहा है, भूतकाल की कालबाह्य और भ्रष्ट विरासतें जो बिना काम की होती है, ऐसी भ्रष्ट विरासतें, कालबाह्य विरासत जतन करना यह कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है। जो अच्छी बातें हैं, अच्छी विरासत है, वही भावी पीढ़ी को सौंपना चाहिए। इसी तरह उसी चैप्टर में आगे और वो लिखते हैं, द हिंदूज मस्ट कंसिडर वेदर दे मस्ट नॉट सीज टू वर्शिप द पास्ट as supplying its ideals. The beautiful effect of this worship of the past are the best summed up by Professor Dewey when he says, an individual can live only in the present, an individual can live only in the present. The present is not just something which comes after the past, much less something produced it. It is what life is in living the past behind it. The study of past products will not help us to understand the present. A knowledge of the past and it is heritage is of great significance when it enters into the present, but not otherwise. And the mistake of making the records and remains of the past the main material of education. The main material of education is that it trains to make the past a rival of the present and the present more or less fertile imitation of the past. The principle which makes little in the present act of living and growing naturally looks upon the present as empty and upon the future as a remote. Such principle is inimical to progress and hindrance to strong and steady outcome of life. मतलब हिंदुओं को सोचना चाहिए, क्या उन्हें अतीत के आदेशों की पूजा करना है, बंद नहीं कर देना चाहिए। अतीत की पूजा का अनिष्ट प्रभाव क्या होता है, उसका बयान करते प्रोफेसर जॉन डीवे जी कहते, कोई व्यक्ति केवल वर्तमान में ही जी सकता है। कोई व्यक्ति केवल, सोचिए सोशल इफिशिएंसी क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है, कितनी बड़ी बात कहते हैं। कोई व्यक्ति केवल वर्तमान में ही जी सकता है। वर्तमान ठीक वही नहीं है जो अतीत के पीछे आता है, और न वही जिसे अतीत उत्पन्न करता है। अतीत को पीछे छोड़ देने के बाद जो कुछ जीवन होता है वही वर्तमान है। अतीत काल की उपजों का अध्ययन वर्तमान को समझने में
हमें सहायता न देगा। अतीत और उसके दाय का ज्ञान केवल तभी बहुत महत्व रखता है जब वह वर्तमान में प्रवेश करता है, अन्यथा नहीं। और अतीत की बची कुची चीजों और मिसाइलों को शिक्षा की प्रधान सामग्री बनाने में भूल यह है कि इससे अतीत के वर्तमान का प्रतिद्वंदी और वर्तमान के अतीत का न्यूनाधिक व्यर्थ प्रतिरूप बन जाने का भय रहता है। जो सिद्धांत जिन्हें और बढ़ने की वर्तमान क्रिया को तुच्छ बताता है, वह संभावता वर्तमान को शून्य और भविष्य को दूर की वस्तु समझता है। ऐसा सिद्धांत प्रगति के लिए उपकारी जीवन के प्रबल और अटल प्रभाव के लिए। आपने हमने कई बार एनिलेशन ऑफ पास्ट पढ़ा होगा, लेकिन प्रोफेसर जॉन डीवे जी का संदर्भ देकर, उदाहरण देकर बाबा साहब ने ये लिखा है। सहकारियों, मैंने कहा था आपको कि जॉन डीवे जी ने एजुकेशन एंड मोरालिटी के ऊपर भी कुछ बहुत कुछ लिखा है। उसके भी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ पढ़कर। तो क्योंकि इसका मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसका मैं ये नहीं कर पाया हूँ कुछ वक्त के कारण ट्रांसलेशन, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो आपको पढ़ के बताना मैं मेरा फर्ज समझता हूँ। ऑल एजुकेशन which develops power to share efficiently in a social life is moral. It forms a character which not only does the particular deeds socially necessary, but one which is interested in that continuous readjustment which is essential to growth. Interest in learning from all the contexts of life is the essential moral interest. अपनी जो बुक है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, उसमें जो 1916 में पब्लिश की, उसमें इन्होंने लिखा है कम्युनिकेशन, शेयरिंग एंड जॉइंट पार्टिसिपेशन are the only actual ways of universalizing the moral law and end. Full education comes only where there is a responsible share on the part of each person in proportion to capacity in shaping the aims and policies of the social group to which he belongs. यह जो लिखा है उन्होंने अपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिलोसॉफिस्ट थे वो, उन्होंने इसके ऊपर भी बुक लिखी है, उसमें उन्होंने वाक्य लिखा है डेमोक्रेसी मीन्स अ ट्रायल। क्या लिखते हैं? डेमोक्रेसी मीन्स अ ट्रायल एंड एरर टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ पार्टिसिपेशन इन कॉमन गोल। देखिए डेमोक्रेसी की वो यहाँ पर एक डेफिनेशन बताते हैं, सिंस द ओनली वे ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द हार्मोनियस readjustment of the opposite tendencies is brought a modification of emotional and intellectual disposition. Since education, the process through which the need transformation may be accomplished and not remain a mere hypothesis as to what is desirable, we reach a justification of the statement that philosophy is the theory of education as a deliberately conducted practice. Repeatedly, I am giving this sentence. Philosophy is the theory of education is a deliberately conducted practice. Education of democracy. In the last analysis, all the educator can do is modify stimuli so that response will as surely as is possible result in the formation of a desirable intellectual emotional disposition. If we are willing to conceive education as the process of forming fundamental disposition, intellectual and emotional forward nature and fellow men, philosophy may can stated to be forming of a thinking which, like all thinking, finds its origin in what's uncertain in the subject matter of experience, which aims to locate the nature of perfectly and to frame
hypothesis for its clearing up tested action. The reconstruction of philosophy of education and of a social ideal methods thus go in hand to hand. And yet, in the last he says, yet the range of the outlook needs to enlarge what the best and wisest parent wants education for his or her own child, that education must the community want for all of its children. Any other ideal for our school is narrow and unlovely acted upon. It destroys our democracy. All that society has accomplished for itself is put through the agency of the school at the disposal of its future member. All is better thought of itself, it hopes to realize through the new possibilities thus open to its future itself. Here, individual and socialism are at one only by being true to the full growth of all individual who makes it up can society by any chance be true itself. John Dewey, The School and the Society, the book is written in 1899. सहकारियों, इसी तरह जॉन डीवे जी एजुकेशन ऑफ मोरालिटी के ऊपर लिखते हैं, यानी प्रोफेसर जॉन डीवे फॉर द काइंड ऑफ एजुकेशन इन हिज सफरिंग वर्ड्स which needs to draw our special attention towards the humanity. यानी एजुकेशन के लिए वो और दुनिया में जो आज दुख है उसके लिए क्या कर रहे हैं, for kind of education in this suffering world which needs to draw our special attention. Humanity desires for removal of suffering and misery. Let us initiate in an India to kind of education for peace and prosperity, dignity and harmony. If we are unable ourselves in India to initiate such an education of reconstruction of the experience for social efficiency, social endosmosis, social democracy, and above all, as associated life for we the people of India, and then only it will be lead to global peace and glory of Ashoka. Instead of judging our way forward, we need to design our way forward. And lastly, I close my words with a speech, with a slogan of Mahanayak Kashiramji School of Thinking. सहकारियों, ये जो स्लोगन है ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा एक स्लोगन है। उसके साथ मैं मेरे वाणी को विराम देने वाला हूँ। दो स्लोगन मैं कहता हूँ, अशोका का राज आएगा, अशोका का राज आएगा, भय मुक्त समाज बनेगा, और समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। सहकारियों, प्रोफेसर जॉन डीवे जी और उनकी एजुकेशन फिलॉसफी, यह विषय मेरे लिए बहुत ही एक नाविन्यपूर्ण और नया था। मैंने मेरी ओर से, मेरी क्षमता से जितना हो सकता है उतना आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे आशा है वो आप तक पहुंचा होगा, आपने समझा होगा, और उसके ऊपर आप अपनी कुछ बातें जोड़ सकते हैं, समझा सकते हैं और इलेबोरेट कर सकते हैं। मेरे सभी आप विद्वान साथियों ने आपने मुझे सुना। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू माय फ्रेंड नाहर सिंह। जय भारत, जय संविधान। ओवर टू नाहर सिंह। थैंक यू, चौहान सर, थैंक यू वेरी मच।